गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ गोविंद्र शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टरलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्स वगैरह नोटसेट वगैरह की दृष्टि से और आपके फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन की, फिर उसके बाद में एक अल्टरनेटिव टर्म है जिसके डिसइंफेक्शन की बात करूंगा, फिर यूजेस की बात करूंगा, स्टरलाइजेशन के यूजेस की बात करूंगा, फिर मेथड्स की बात करूंगा, स्टरलाइजेशन के कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और मेथड्स फिजिकल और केमिकल मेथड्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टरलाइजेशन की। स्टरलाइजेशन होता क्या है? स्टेरिलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस in which article free from microorganism including with the sporcle is called sterilization। मतलब क्या होता है कि स्टरलाइजेशन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोसेस होती है जिसमें आर्टिकल या फिर इंस्ट्रूमेंट को फ्री किया जाता है किसी भी पैथोजन से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री किया जाता है इंक्लूडिंग विद द स्पोर, उसके स्पोर के साथ में किल करके उसको फ्री किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टरलाइजेशन क्या होता है? It is a process. It is a process in which article and instrument free from microorganism including with the sporcle is called sterilization। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो टर्म है विद दी स्पोरकिल, ये याद करने वाले टर्म स्टरलाइजेशन के डेफिनेशन में। सेकंड थिंग बात करूंगा मैं डिसइंफेक्शन। ठीक है जी, डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या किया जाता है? किसी पैथोजन को किल किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के पैथोजन को किल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस of destruction of पैथोजन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो इसमें क्या किया जाता है? किसी पर्टिकुलर डिजीज के पैथोजन या फिर ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिसइंफेक्शन। ठीक है, अब अपन बात करेंगे स्टरलाइजेशन के यूजेस की। स्टरलाइजेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है अपने लाइफ में, अपने माइक्रोबायोलॉजी में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो अपन अब बात करेंगे स्टरलाइजेशन के यूजेस की। तो स्टरलाइजेशन के यूजेस की मैं बात करता हूँ। यूजेस ऑफ स्टरलाइजेशन, यूजेस ऑफ स्टरलाइजेशन कहाँ कहाँ पे काम में आते हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले काम में आता है माइक्रोबायोलॉजी में, यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड चीज बात करूंगा मैं, यूज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर बोल सकता हूँ या फिर डायग्नोसिस बोल सकता हूँ। डायग्नोसिस में भी यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन का। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैं बोल दूं टू स्टेरिलाइज द पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। और फिफ्थ बात कर सकता हूं टू स्टरलाइज ब्लैंकेट, गाउन वगैरह, गाउन एटसेट्रा। मेटल ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं मैं टू स्टरलाइज
टू स्टरलाइज मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स। तो ये कुछ यूजेज है स्टरलाइजेशन के। ये बहुत बार पूछा जाता है यूजेज, तो ये बच्चे लिख नहीं पाते हैं यूजेज क्या होते हैं स्टरलाइजेशन के। तो मैं बताऊंगा आपको यूजेज। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, यूज्ड इन अपनी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मतलब माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज है, यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड जो इसका यूज है वो है लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है स्टरलाइजेशन का। थर्ड चीज की बात करूं मैं, डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है। फिर फोर्थ चीज की बात करूं टू स्टरलाइजिंग द पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इसका काफी अच्छा यूज है स्टरलाइजेशन में। ठीक है जी। तो टू स्टरलाइजेशन ब्लैंकेट, गाउन एटसेट्रा वगैरह, जिनका गाउन वगैरह ओटी का स्टरलाइजेशन में भी यूज किया जाता है। टू स्टरलाइजिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल ऑब्जेक्ट के स्टरलाइजेशन में भी किया जाता है स्टरलाइजेशन का यूज। तो ये कुछ यूज थे स्टरलाइजेशन के। अब मैं बात करूंगा स्टरलाइजेशन के मेथड्स की बात करूंगा, तो आप साथ के साथ नोट करते रहिए इसको। मैं बात करूंगा स्टरलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है जी, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में सबसे पहले बात करूंगा मैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन का एक फ्लो चार्ट बनाता हूं मैं। दो प्रकार के मेथड होते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट दो प्रकार के मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन के। सबसे पहला मेथड है जो है फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। तो दूसरा केमिकल मेथड। ठीक है जी, ये सेकंड है तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। ठीक है जी, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड की बात करूंगा, अगेन इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया है। तो ये चार भाग कौन से हैं? सबसे पहले बात करूंगा मैं सनलाइट, फिर सेकंड बात करेंगे अपन हीट की, थर्ड चीज बात करेंगे रेडिएशन, और फोर्थ चीज बात करेंगे अपन फिल्ट्रेशन, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। केमिकल मेथड की बात करूं, केमिकल मेथड में कुछ आएंगे, जैसे सबसे पहला है अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, फिनोल आ गया, फोर्थ है सेवलॉन आ गया, डिटॉल आ गया, डाइज आ गई, डाइज आ गई, और सेवंथ आ गई गैसेज। और कुछ एलोजेंस भी आते हैं इसके अंदर, आठवां एलोजन भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ मेथड्स है स्टरलाइजेशन का, ये कुछ फ्लो चार्ट है जो आप नोट कर लीजिए। तो स्टरलाइजेशन के मेथड्स दो प्रकार के होते हैं मेनली, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल को अगेन चार भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहला है सनलाइट, फिर उसके बाद में आता है हीट, फिर उसके बाद में आता है रेडिएशन, उसके बाद में आता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड चीज की बात करूंगा मैं केमिकल मेथड में। केमिकल मेथड में सबसे पहले आता है अल्कोहल, अल्कोहल की बात करेंगे, उसके बाद में एल्डिहाइड की बात करेंगे, उसके बाद में फिनोल की बात करेंगे, उसके बाद में सेवलॉन की, उसके बाद में डिटॉल की, उसके बाद में डाइस की, उसके बाद में गैसेस की, और उसके बाद में हम लास्ट में सबसे लास्ट में हैलोजेंस की बात करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेथड्स में। सबसे पहला जो मेथड है वो फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में सबसे पहला मेथड है सनलाइट। जो सनलाइट है उसकी मैं बात करता हूं, सनलाइट कौन सा मेथड होता है? फिजिकल मेथड का एक टाइप होता है। सनलाइट फिजिकल मेथड का टाइप होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सनलाइट। सनलाइट में क्या हो गया? सनलाइट में क्या आएगा? सनलाइट की मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको थोड़ा कुछ इसके बारे में। इट इज अ नेचुरल मेथड, इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ sterilization. It is a natural method of sterilization. In case of water in river, टैंक और ponds। ठीक है जी, तो ये क्या होता है? सनलाइट क्या होता है? सनलाइट क्या होता है? इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। क्या होता है? इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। नेचुरल वर्ड आपको याद रखना है। इट इज ए नेचुरल वर्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन in case of water in rivers, pond and tanks। इनमें क्या होता है? जो वाटर होता है वो टैंक्स, रिवर्स वगैरह में होता है। तो ये है सनलाइट मेथड। सेकंड चीज बात आती है, सेकंड आती है हीट। हीट की बात करूं
हीट को अगेन दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो रेड हीट, सॉरी एक तो ड्राई हीट होती है और एक मॉइस्ट हीट होती है। ठीक है जी, एक तो होती है ड्राई हीट, एक तो होती है ड्राई हीट और एक होती है मॉइस्ट हीट। ठीक है जी, हीट को दो भागों में डिवाइड किया, पहला है ड्राई हीट, दूसरा है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट को भी अगेन चार भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है रेड हीट, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग। ठीक है, उसके अलावा है इंसिनरेशन। ठीक है, मॉइस्ट हीट को दो प्रकार, तीन प्रकार से डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। एट 100 डिग्री टेम्परेचर, एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ टाइप्स है हीट के। हीट को मोस्टली दो भागों में बांटा, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। फिर ड्राई हीट को भी चार भागों में बांट दिया। सबसे पहला है रेड हीट, रेड हीट के बाद में है हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन के बाद फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के बाद में इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन के बाद में मॉइस्ट हीट है, मॉइस्ट हीट को भी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर तीन भागों में बांटा। इसमें सबसे पहला टाइप है एट 100 डिग्री टेम्परेचर, उसके बाद में एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर और एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ड्राई हीट की। ड्राई हीट की मैं बात करूंगा, मॉइस्ट हीट में आपको कल डिस्कस करूंगा, आज मैं अच्छे से आपको ड्राई हीट पढ़ाऊंगा। ड्राई हीट के टाइप सबसे पहले मैंने आपको बता दिए थे, अभी बताए हैं। पहला है रेड हीट, इसको डिस्कस करेंगे अपन। सेकंड है हॉट एयर ओवन, मोस्टली कॉमन, मोस्टली कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्टली इंपोर्टेंट आता है हॉट एयर ओवन। ठीक है, थर्ड है फ्लेमिंग। ठीक है जी, फोर्थ है इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा मैं रेड हीट की। रेड हीट आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा सारे पीडीएफ में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज ऐड हो जाइए, नंबर में डाल दूंगा। ठीक है जी, रेड हीट। तो रेड हीट में सबसे पहले बात करूंगा टिप ऑफ फोर्सेप्स। टिप ऑफ फोर्सेप्स, टिप ऑफ फोर्सेप्स के लिए यूज किया जाता है फोर्सेप्स, टिप ऑफ फोर्सेस एंड निडल। टिप ऑफ फोर्सेप्स एंड निडल आर स्लाइजिंग फॉर दिस मेथड। ठीक है जी, टिप ऑफ फोर्सेप्स एंड निडल आर स्लाइज फॉर फ्रॉम दिस मेथड। इन दिस टू बिकम स्टरलाइज द मेटल ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग देम। इसमें क्या होता है, रेड हीट में जो मेटल ऑब्जेक्ट होता है उसको आग के ऊपर होल्ड करके रखा जाता है कुछ देर तक, कुछ टाइम तक स्लाइस करने के लिए। सेकंड बात करूंगा मैं रेड हीट के बाद में हॉट एयर ओवन की बात करूंगा। हॉट एयर ओवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर हमेशा पूछा जाता है, हॉट एयर ओवन का एग्जाम्स में। हॉट एयर ओवन में सबसे पहला हॉट एयर का जो टेम्परेचर है वो 160 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, एक आवर। ठीक है जी, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसका टेम्परेचर काफी बार पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, और इसका चैम्बर प्रेशर वगैरह टोक्लेव का पूछा जाता है। ठीक है जी, तो क्या होता है इसका 160 डिग्री सेल्सियस। हॉट एयर ओवन की बात करो, हॉट एयर ओवन में क्या मिलेंगे, टू स्टरलाइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवन टेम्परेचर इज 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, और स्टरलाइजेशन किसके लिए यूज किया जाता है, सीरीज वगैरह, ग्लासवेयर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, सीजर्स वगैरह, इनके लिए हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है हॉट एयर ओवन में, क्या होता है कि इट इज ए इलेक्ट्रिकल हीटेड, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीटेड होता है। ये एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल हीटेड ओवन होता है जिसमें फिटेड है फैन। इसमें क्या होता है, एक फैन फिट होता है जो कि हॉट एयर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरे चेंबर में, ओवन के अंदर हॉट एयर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम आता है। हॉट एयर मतलब गर्म हवा को चारों तरफ फैलाने का काम करता है जो फैन होता है। ये इलेक्ट्रिकल हीटेड होता है, लाइट की मदद से चलता है। ठीक है जी,
फिर बात करूंगा मैं इसके कुछ प्रिकॉशंस है कि अपन को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए इसमें। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहला तो कि चैम्बर शुड नॉट बी ओवरलोडेड। चैम्बर को ओवरलोड नहीं करना है अपन को, चैम्बर को ओवरलोड नहीं करना है, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है जी। फिर रबर आइटम डू नॉट केप्ट इनसाइड द ओवन। रबर आइटम अपन को इनसाइड ओवन के इनसाइड में अंदर नहीं रखने हैं रबर आइटम, क्योंकि चिपक जाते हैं उसमें। तो रबर आइटम का अपन को स्लाइस नहीं कर सकते अपन इस मेथड से। ठीक है जी, उसके लिए अलग मेथड होता है। तो और द मटेरियल शुड बी अरेंज इन मैनर, जो इसको भी अपन स्लाइस कर रहे हैं, जिस भी चीज को अपन स्लाइस कर रहे हैं वो एक अरेंज मैनर में अरेंज होना चाहिए। थर्ड चीज ये हो गई। और जो ये ओवन है वो सडन कूलिंग डाउन होना चाहिए, मतलब अचानक कूलिंग डाउन नहीं होना चाहिए, इसको अलो होना चाहिए, मतलब थोड़ी देर लगनी चाहिए कूलिंग होने में आराम से। ठीक है, अचानक नहीं हो, क्योंकि जो ग्लास वेयर्स वगैरह ग्लास स्लाइड्स हो सकती है वो सडनली कूलिंग से, अचानक कूलिंग से वो क्रैक हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्रैक होना हो सकते हैं जिसको अपन स्टरलाइज कर रहे थे। तो ये हुआ हॉट एयर ओवन जिसकी हमने बात करी। इस हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर क्या होता है? 160 डिग्री सेल्सियस और 1 ओवर। ये सबसे मेन बात करने वाली चीज है। किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लास सिरिंज, सीजर्स, टेस्ट ट्यूब्स एक्सेट्रा, कुछ भी, बस रबर आइटम को नहीं रखना है। रबर आइटम स्टरलाइज नहीं किए जाते हैं हॉट एयर ओवन से, क्योंकि वो चिपक जाते हैं उसमें। ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल हीटेड होता है, फैन होता है इसके अंदर जो कि हॉट एयर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। प्रिकॉशन सावधानियां क्या रखेंगे अपन? इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, ज्यादा ओवरलोड नहीं होना चाहिए, आर्टिकल्स है जो मैनर में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करूं, ये ओवन है वो अलो होना चाहिए, सडन कूलिंग डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सडन कूलिंग डाउन से जो टेस्ट ट्यूब वगैरह है, ग्लास सीजर्स वगैरह है, वो टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, इसलिए वो सडन कूलिंग डाउन नहीं होना चाहिए। और रबर आइटम होगा अपन को कैप्ट नहीं करना है इनसाइड द ओवन। ठीक है, तो ये हॉट एयर ओवन हुआ। थर्ड चीज में बात करूंगा फ्लेमिंग की। फ्लेमिंग क्या होती है? फ्लेमिंग का मतलब आग होती है। ठीक है, इट इज यूज फॉर द, मेनली यूज फॉर द ग्लास वेयर्स वगैरह, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह के लिए यूज की जाती है फ्लेमिंग। दिस मेथड इज यूज फॉर द ग्लास वेयर्स। ठीक है, इंसिनरेशन की बात करूंगा मैं। इंसिनरेशन में क्या होगा? इट इज यूज फॉर द पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। किसके लिए यूज किया जाता है? पैथोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है इंसिनरेशन का। ठीक है, ये कुछ ड्राई हीट के मेथड थे जो आपने देखे। अब अपन बात करेंगे मॉइस्ट हीट की। मॉइस्ट हीट का मैं एक फ्लो चार्ट बता दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या क्या आते हैं। सेकंड चीज अपन ने बात करी मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट, तो मॉइस्ट हीट को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से बांटा था इसको 3 भागों में। ठीक है जी, 3 भागों में बांटा। सबसे पहला है एट 100 डिग्री टेम्परेचर, फिर एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, ये बात भी सही है। थर्ड, एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एट 100 डिग्री टेम्परेचर है। जो एट 100 डिग्री टेम्परेचर है इसमें दो मेथड आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा टिंडलाइजेशन, ठीक है। सेकंड आ जाएगा इसमें बॉइलिंग, टिंडलाइजेशन और बॉइलिंग। एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसमें 3 मेथड आ जाएंगे। सबसे पहला है पास्चुराइजेशन, वैक्सीन बोथ और इंसिपिसिशन। ठीक है, इसमें भी 2 मेथड आ जाते हैं, एक तो होल्डर मेथड और एक फ्लैश मेथड। होल्डर एंड फ्लैश मेथड। ठीक है जी। उसके बाद में एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर में एक मात्र है ऑटोक्लेव। इसका भी टेम्परेचर आपको याद रखना है, क्या होता है? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट और 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। और इसका एक चैम्बर प्रेशर होता है, चैम्बर प्रेशर, वो भी आपको याद रखना है। वो होता है 15 LB इंच स्क्वायर। ये आपको याद रखना है।
ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ऑटोक्लेव के। ठीक है, तो मैंने मॉइस्ट हीट बताया आपको। मॉइस्ट हीट को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर 3 भागों में बांटा, एट 100 डिग्री टेम्परेचर, एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर। एट 100 डिग्री टेम्परेचर को भी अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला है टिंडलाइजेशन, सेकंड है बॉइलिंग। ठीक है, उसके बाद में एट बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर इसमें आ गया पास्चुराइजेशन, वैक्सिंग और इंसिपिसेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन को भी अगेन अपन ने 2 मेथड्स है इसके अंदर, होल्डर एंड फ्लैश मेथड पढ़ेंगे। एट अबव 100 डिग्री टेम्परेचर पे एकमात्र है ऑटोक्लेव जो पूछा जाता है, हॉट एयर ओवन की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है, अलग टाइप का होता है, इसमें सेफ्टी वॉल्व वगैरह होते हैं ऑटोक्लेव। तो इसका भी आपको टेम्परेचर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 126 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट। और इसका एक चेंबर प्रेशर होता है वो आपको याद रखना है 15 एमपी इंच स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपने मॉइस्ट हीट के टाइप। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं मेरे को कौन सा टॉपिक आपको समझना है, वो टॉपिक आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी का वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच।